डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज हम लोग क्लास 9 का टर्म 1 का सेट 1 को बहुत अच्छे तरीके से बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। चलिए, तो इसका पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सदिश नहीं है। तो इससे पहले हम लोग को सदिश और अदिश समझना चाहिए। तो सदिश क्या है। तो सदिश वह राशि है जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी हो, और अदिश वह राशि होती है जिसमें दिशा नहीं होती है, सिर्फ परिमाण होती है। इसका कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ दिए हुए हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे कि इसमें दिया है विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, भार, अभिद्युत क्षेत्र, ये सदिश में हो गया। और अदिश में है लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, समय, चाल, ये सब हो गया। तो एक चीज़ इसमें आप ध्यान दे सकते हैं कि सदिश में जो है वह उसमें वे का प्रयोग अधिकतम हुआ है। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि जहाँ वह का प्रयोग हो रहा है वह सदिश में होने का संभावना ज़्यादा है। जैसे कि विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, बल है, संवेग है, आवेग है, इसे आप याद रख सकते हैं। चलिए, तो इसका आंसर होगा दूरी। इसका आंसर होगा दूरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। हम लोग ऑप्शन को भी समझते चलेंगे। जैसे कि यहाँ दिया था विस्थापन, जैसे यहाँ विस्थापन दिया हुआ है, तो विस्थापन क्या है, दूरी क्या है। तो इसको समझते हैं कि अगर कोई बिंदु ए है और कोई बिंदु बी है, कोई व्यक्ति अगर ए से बी तक जाता है तो ये जितनी लंबाई तय किया वो दूरी हो जाएगा। लेकिन अगर इसका न्यूनतम लंबाई को मापें, वह विस्थापन कहलाता है। और त्वरण किसे कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और वेग किसे कहते हैं, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। अब बल क्या है, तो जब किसी वस्तु पर, ये कोई अगर वस्तु है, तो इस पर अगर हम धक्का लगाएं या इस पर खिंचाव लगाएं, इसे ही बल कहते हैं। और द्रव्यमान तो हर वस्तु का कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। अगर कोई भी वस्तु है तो उसका अपना एक द्रव्यमान होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चाल और वेग का मात्रक क्या है। तो इसका मीटर प्रति सेकेंड होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओडोमीटर क्या मापता है। तो ओडोमीटर जो है वह दूरी को मापता है। ओडोमीटर जो है दूरी को मापता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें जो ये किलोमीटर दिया हुआ है, यही दूरी को माप करता है। और ये ट्रिप को माप करता है। ये हो गया कुल, अगर आप जब से गाड़ी चला रहे हैं या बाइक हो, कार हो, जब से लिए हैं तब से ये कुल को जोड़ देता है कि कितना किलोमीटर आप चलाए हैं। और ये आप हर ट्रिप को जोड़ सकते हैं। इसमें देख सकते हैं कि आप घर से निकले हैं तो कितना किलोमीटर आप तय करके आए हुए हैं। तो इसी को दूरी मापता है, ये दूरी मापता है। और चाल जो है, ये जो दिया हुआ है, ये चाल को मापता है कि आपका गाड़ी किस चाल से चल रही है। चलिए, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कि 20 मीटर सेकेंड का किलोमीटर हावर में मान क्या होगा। तो इसको भी बदलने का एक बहुत आसान तरीका है, उसको हम बता देते हैं। 5 नंबर में एक सिंपल सा रूल है। तो इसमें जो है, अगर हमको मीटर सेकेंड से जब मीटर सेकेंड से हमको किलोमीटर में जाना पड़ता है तो 18/5 से गुना किया जाता है। और जब जब हमको किलोमीटर से मीटर सेकेंड में आना पड़ता है तो 5/18 से गुना करना पड़ता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि
जो मीटर सेकेंड छोटा राशि है और किलोमीटर बड़ी राशि है। तो जो हम छोटा से बड़ा में जाते हैं तो 18/5 से गुना करते हैं, 18/5 से। और जब बड़ा से छोटा में आते हैं तो 5/18 से। ऊपर का संख्या बड़ा है तो छोटा से बड़ा में जाने में बड़ा से गुना करना पड़ता है, और बड़ा संख्या से छोटा में जाने पर 5/18 से गुना करना पड़ता है। तो इसको सोल्व करते हैं। ये 20 मीटर सेकेंड दिया हुआ है, तो 20 मीटर सेकेंड दिया हुआ है तो इसको 18/5 से गुना करना पड़ेगा। तो इसको हम गुना करते हैं तो यहाँ 4 हो गया और 18 चौक 72, तो 72 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको ये 3 फार्मूला जो है याद रखना होगा। ये 3 फार्मूला को याद रखना होगा, और इसमें आपको हर चीज़ को पहचानना भी आना चाहिए। जैसे यू है प्रारंभिक बिंदु, भी है अंतिम बिंदु या अंतिम वेग भी कर सकते हैं, ए जो है त्वरण, और टी जो है समय होता है, और एस जो है दूरी को सूचित करता है। तो इसको आपको आना चाहिए। और सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इसमें जो दिया है उसको लिख लेना चाहिए। जैसे कि 15 मीटर, तो 15 मीटर ये दूरी दिया है, डिस्टेंस दिया है 15 मीटर, और प्रारंभिक बिंदु हो गया 18 किलोमीटर। तो हम इसको लिख सकते हैं u बराबर 18 किलोमीटर किलोमीटर, और भी दिया है 36 किलोमीटर। लेकिन हमको इस दोनों को मीटर सेकेंड में बदलना होगा, तो चलिए बदलते हैं इसको। चलिए ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले u निकलते हैं। तो u को हम मीटर सेकेंड में बदलेंगे, तो 18 गुना, हमको किलोमीटर से मीटर में जाना है तो 5/18 से गुना करेंगे, मतलब 18 कर गया, ये हो गया 5 मीटर। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 5 मीटर। और भी को भी चेंज करते हैं, भी को चेंज करते हैं, तो भी बराबर 36 गुना, इसको भी किलोमीटर से मीटर में बदलना है, मीटर सेकेंड में। 18 18 दूनी 36, मतलब 5 दूना 10 मीटर। तो ये हो गया 10 मीटर हो गया। तो चलिए इसको सूत्र में अप्लाई करते हैं। सूत्र था सूत्र था 2as बराबर भी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर। तो 2 एक याद करना है, और एस दिया है 15 बराबर भी का मान है 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 30a, इधर हो जाएगा 100 माइनस 25। तो a बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा 100 में 25 गया तो 75/30। इसको हम काट सकते हैं 15 से, 15 दूना 30 और 15 पचे 75। इसको सोल्व करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, 2.5 मीटर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये त्वरण है इसलिए मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये रहा 2.5 मीटर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बल का एसआई मात्रक क्या है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 1 न्यूटन किसके बराबर है। 1 न्यूटन किसके बराबर है, इसको सोल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि न्यूटन जो है किसका मात्रक है, न्यूटन जो है बल का मात्रक है। और बल का एक सूत्र होता है ए बराबर एम ए, मतलब बल जो है मास और एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो हम एम का
एम का मास का मतलब द्रव्यमान का मात्रक जानते हैं कि केजी होता है, और एक्सेलरेशन का मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसका यही आंसर हो जाएगा, अर्थात 1 kg। इसमें हम लिख सकते हैं कि 1 kg मीटर सेकेंड स्क्वायर, जो कि यहाँ दिया हुआ है। चलिए और 9 नंबर देखते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। इसमें दिया है कि 3 पिंड ए बी सी द्रव्यमान क्रमशः 5 kg, 2 kg और 10 kg का है। इनमें से किसका जड़त्व सबसे कम है? तो जड़त्व जो है हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति का कितना वजन है वही उसका जड़त्व है। किसी वस्तु का कितना वजन है वही उसका जड़त्व है, अर्थात जो वस्तु जितना भारी होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। तो हम इसको समझ सकते हैं कि 5 kg, 2 kg और 10, इसमें सबसे कम किसका है? तो इसमें सबसे कम 2 kg का है, अर्थात 2 kg का वस्तु हल्का होता है, इसीलिए हम इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर। 10 में दिया है कि 1 kg द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान क्या होगा? तो हम जानते हैं कि बल का F बराबर ma होता है। तो फोर्स का न्यूटन 1 न्यूटन दिया हुआ है और 1 kg द्रव्यमान दिया हुआ है। 1 kg द्रव्यमान दिया हुआ है और इंटू ए है, ए ज्ञात करना है। तो हम लिख सकते हैं कि ए बराबर 1/1, अर्थात 1 न्यूटन/1 kg। तो इसका आंसर आ जाएगा ए बराबर 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है। न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है, तो पहले नियम से जड़त्व का नियम मिलता है, इसे भी समझ लेते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को पहले समझ लेते हैं। जैसे कि अगर कोई वस्तु अगर है तो वह उसी अवस्था में रहेगा जब तक कि इस पर बड़ा फोर्स नहीं लगेगा, मतलब बाहर से इस पर कोई बल नहीं लगेगा, तो वह उसी स्थिति में रहेगा। जब इस पर एक बल लग जाएगा तो वह अपने स्थिति में परिवर्तन कर देगा। या कोई वस्तु गतिशील है, जब इसमें फोर्स लगेगा तो गतिशील हो जाएगा। तो हम ये भी इसका नियम है कि अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वह एक समान से गतिशील ही रहेगा जब तक कि इस पर कोई बड़ा फोर्स नहीं लगता, मतलब बाहर से फोर्स जब तक नहीं लगेगा तब तक वो अपना गति में रहेगा। ये न्यूटन के प्रथम नियम था और इसी से जड़त्व का नियम मिलता है। जड़त्व भी यही चीज़ करता है कि वह एक स्थान पर ही अपना विराम अवस्था में हो या गतिशील हो तो वह उसी अवस्था में रहेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर। न्यूटन गति के कौन से नियम से बल का सूत्र मिलता है? तो बल का सूत्र आपका न्यूटन के दूसरे नियम से मिलता है, जो F बराबर ma का होता है। ये फोर्स जो है ये बल का इसमें मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्मॉल जी का मान क्या होता है? तो इसका स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर सेकेंड, 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर। 60 kg के द्रव्यमान, 14 नंबर समझते हैं। इसमें दिया है कि 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार होगा। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति 60 kg का है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? अगर वो 60 kg का पृथ्वी पर है तो चंद्रमा पर कितना का होगा? तो इसका जो है इसमें होता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर पृथ्वी पर जितना भी हो उसका 1/6 चंद्रमा पर होता है। चलिए इसको बनाते हैं। वेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, W बराबर mg। तो यहाँ m दिया है 60 kg और g का मान 10, तो ये हो जाएगा 600 न्यूटन। और हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जितना उसका भार है उसका 1/6 चांद पर होता है, तो 1/6 कर सकते हैं। तो 6 से
100 बार में कट जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 100 न्यूटन। 100 न्यूटन, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। इसमें क्या कर रहा है, 15 नंबर में कह रहा है कि शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, यह पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है। तो ये जो है पदार्थ के कणों के बीच के रिक्त स्थान को होता है, ये दर्शाता है। कहने का अर्थ है कि द्रव में जो है वह पूरी तरह से ये पूरा इसका जो होता है, इसमें बहुत तरह से ठोस कण जो है पूरा तरह से मिला हुआ नहीं रहता है। जैसे कि ठोस में पूरा मिला हुआ रहता है, उसमें जरा भी जगह नहीं रहता है, लेकिन द्रव में जो है कुछ कुछ स्थान खाली रहता है, तो हम इसमें कुछ मिलाते हैं तो वह खाली स्थान में मिल जाता है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा ए नंबर, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। निम्नलिखित में कौन पदार्थ का उदाहरण है। तो पदार्थ का उदाहरण कौन सा, एक विचार हो गया, विचार तो होगा नहीं, विचार नहीं होगा, शीत भी नहीं होगा, स्नेह भी नहीं होगा, इसका होगा शीतल पेय। शीतल पेय जैसे कि पीने वाला सामान हो जाता है, जैसे कि ठंडा हो गया जो हम लोग पीते हैं, बहुत तरह का हो गया, जैसे कि ये सब जो है सब शीतल पेय है। ये तो शीतल पेय यही एक पदार्थ है, बाकी ये सब पदार्थ नहीं है। चलिए 17 नंबर देखते हैं। दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलना क्या कहलाता है, यह विसरण कहलाता है, यह विसरण कहलाता है। चलिए विसरण को समझते हैं। जैसे कि अगर कोई विसरण अधिकतम जो है गैस में होता है, जैसे कि अगर दो पदार्थ है, दो गैस ही है, तो एक ये है और ये एक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर दोनों के बीच में अगर कुछ दिया हुआ है, बोल्टरिंग दिया हुआ है तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन ये विसरण जो है स्वतः ये खुद से इधर से उधर चलने लगता है, जिसके कारण जो है वह पूरा फैल जाता है, जिसके कारण सब जगह मिल जाता है। जैसे एग्जांपल में हम समझ सकते हैं कि जब खाना बनता है तो उसका खुशबू जो है बहुत दूर तक चले जाती है, वह विसरण के कारण नहीं जाता है। और वाष्पीकरण क्या है, वाष्पीकरण जो है पानी गर्म होकर जो ऊपर चले जाता है, आसमान में चले जाता है और बादल बन जाता है, वही वाष्पीकरण कहलाता है। इसे भी हम फिगर से भी समझ सकते हैं, जैसे कि ये जो है वाष्पीकरण का प्रक्रिया है, और यह संघनन का है। जब बारिश होता है तो वह वाष्पीकरण जो है वह पानी को गर्म करके सूर्य से ये ऊपर चले जाता है और ऊपर जाकर एक बादल के रूप में ले लेता है, और यही बादल जब फिर बादल बारिश के रूप में बरसता है, जो संघनन के कारण होता है। तो इसका आंसर था विसरण। चलिए 18 नंबर देखते हैं। किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन क्या होता है, या क्या कहते हैं, इसका होता है घनत्व। 18 नंबर का आंसर हो जाएगा घनत्व। और 19 में क्या दिया है, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है, यह किस नियम को प्रदर्शित करता है। तो यह जो है यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम को प्रदर्शित करता है। इसमें कहने का अर्थ है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ भी 18 था और इधर भी 18 था, तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो जाता है। और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, तो डाल्टन का कहना था कि कोई भी वस्तु जो है या कोई भी पदार्थ जो है वह छोटी छोटी परमाणुओं से मिलकर बना है, जो अविभाज्य है, जिसको हम विभाज्य नहीं कर सकते हैं। चलिए 20 नंबर समझते हैं। जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है, यह किस नियम को दर्शाता है। यह स्थिर अनुपात को नियम है। कहने का अर्थ है कि अगर इसमें कहने का अर्थ है कि अगर कोई जैसे कि जल का मात्रा कितना भी हो, तो जल का मात्रा हमेशा 1:8 ही होता है। इसमें हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 8 होता है। तो इसमें कहने का अर्थ है कि जल का मात्रा कितना भी हो, जितना भी जल का मात्रा हो, उसमें उसका अनुपात हमेशा 1:8 ही होता है, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा स्थिर अनुपात का नियम। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। 21 में क्या दिया है कि परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में मापते हैं।
तो परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापते हैं। किसको मापते हैं? नैनोमीटर में, जो बहुत छोटी इकाई को मापता है। परमाणु तो खुद छोटा होता है, तो इसका त्रिज्या, इसको त्रिज्या को जिसको आर बोला जाता है, तो इसको किस में मापा जाता है? नैनोमीटर में मापते हैं। और मीटर तो जानते ही हैं, कपड़ा मापा जाता है सेंटीमीटर, तो स्केल होता है। अब देखते हैं अगला, परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में मापते हैं? तो इसको यू से मापा जाता है। 23 नंबर, किसी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है वह अणु होता है। ऐसे तो सबसे छोटा होता है परमाणु, लेकिन स्वतंत्र रूप में अणु ही पाया जाता है। जैसे कि H2O एक अणु है, NH3 अमोनिया ये भी एक अणु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर, जल की परमाणुकता कितनी है? परमाणुकता निकालने के लिए हमको इसका सूत्र आना चाहिए। जैसे जल का होता है H2O, मतलब हम कह सकते हैं कि H 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो 2 इधर हो गया और 1 इधर हो गया, अर्थात 3। तो हम कह सकते हैं कि इसका परमाणुकता 3 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि निम्नलिखित में 25 नंबर में, निम्नलिखित में से किस यौगिक का परमाणुकता 8 है? पच्चीस में निम्नलिखित में किस यौगिक की परमाणुकता 8 है? तो इसमें आपको सूत्र याद होना चाहिए। जैसे अमोनिया का होता है NH3, तो ये तो नहीं होगा, 1 है और इधर 3 है, मतलब ये 4 हो गया, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, तो 2 इधर और 1 इधर, ये भी नहीं होगा। और जल का तो अभी देखें, इसका भी 3 होता है, तो ये भी नहीं होगा। अब है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका होता है CaCO3, अर्थात Ca एक हो गया, C एक हो गया और O3 हो गया। 1 यहाँ हो गया, 1 इधर हो गया और 3 इधर हो गया, तो ये 5 हो जा रहा है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। 26 नंबर में दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH2 होता है, CaOH2 होता है। चलिए 27 नंबर समझते हैं। नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 हो गया और N का हो गया 14 और O3 है, तो O का होता है 16, लेकिन 3 है तो 3 गुना हो जाएगा, तो हो गया इधर इसको 1 + 14 और 16 48, इसको पूरा को ऐड करेंगे तो 63 आ जाएगा, अर्थात इसका आंसर 63 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे, 1665 में किए थे। चलिए आपको इनका तस्वीर भी दिखा, ये है रॉबर्ट हुक, जिन्होंने कोशिका का खोज किया था। और ये जो खोज किए थे, ये सबसे पहले पेड़ के छल्ले से किए थे। ये जो खोज किए थे, इनका हम आपको दिखा देते हैं। ये इस प्रकार का दिखाई देता था जब ये खोजे थे ये, और ये अपने ही माइक्रोस्कोप, अपने द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप से इसको देखे थे, जिसमें छोटा छोटा घर जैसा, मधुमक्खी की छत्ता जैसा बना हुआ था। यही इनके द्वारा खोजा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन जीव एक कोशिकीय है? इसमें पूछा गया कि निम्न में कौन सा जीव एक कोशिकीय है। तो एक कोशिकीय मतलब कि जिसमें एक ही कोशिका से बना हुआ, तो होगा पैरामीशियम, ये होता है पैरामीशियम। और एक होता है अमीबा, अमीबा भी एक कोशिकीय जीव ही है, अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है। अभी इसको दिखा देते हैं। ये दो चीज़ है, अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है और पैरामीशियम जो एक कोशिका से ही
बना हुआ है। इंसान और जानवर जो है बहुत सारे छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, लेकिन सिर्फ एक कोशिका का ये दोनों बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर, इसमें क्या दिया है कि पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कोशिका भित्ति, जो कि पेड़ पौधा में होता है, जो उसको सुरक्षा प्रदान करता है। कोशिका भित्ति को आप यहाँ देख सकते हैं, यह है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति यहाँ है, ये जो रेखा है यही बाहरी परत को कोशिका भित्ति कहते हैं। तो बाहरी परत को कोशिका भित्ति कहते हैं। और इसमें प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली यहाँ दिया हुआ है। प्लाज्मा झिल्ली, ये प्लाज्मा झिल्ली है, और केंद्रक यहाँ दिया हुआ है, और कोशिका द्रव यहाँ दिया हुआ है। आप इसको फिगर में देख के समझ सकते हैं। और कोशिका भित्ति, जो कि ये जो था कोशिका भित्ति, ये किस चीज़ का बना होता है? तो कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है, ये सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज को आप दैनिक जीवन में कैप्सूल जो होता है उससे उसको भी देख सकते हैं, वो भी सेलुलोज को, जैसे कि ये कैप्सूल जो है, ये कैप्सूल भी सेलुलोज का ही बना होता है। ये उसका ऊपर का परत जो है, ये ऊपर का परत जो है, ये जो बना हुआ है, ये सेलुलोज का ही बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बत्तीस नंबर, बत्तीस में दिया है कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको इंडोसाइटोसिस कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा इंडोसाइटोसिस। 33 नंबर है, कोशिका में आनुवांशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है? तो ये गुणसूत्र में होता है, जिसको डीएनए भी कहते हैं। आनुवांशिक मतलब कि पिता का जो लक्षण है माता पिता का, वो पुत्र में कैसे आता है? तो वह डीएनए के जरिए अर्थात गुणसूत्र से ही आता है। लाइसोसोम कौन बनाता है? तो लाइसोसोम जो है वह गोल्जी उपकरण बनाता है। इसको आप फिगर में भी देख सकते हैं। तो 34 का जो है क्या, गोल्जी उपकरण, जो कि यहाँ दिया हुआ है। गोल्जी उपकरण जो है ये वाला हो गया, ये जो रेखा दिखाई दे रहा वही हो गया गोल्जी उपकरण। इसमें और माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ है, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये भी है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। और कोशिका द्रव, ये जो लिक्विड है, ये पूरा जो लिक्विड भरा हुआ है वही कोशिका द्रव कहलाता है। और राइबोसोम, जिसको प्रोटीन का फैक्ट्रिक भी कहा जाता है, जो कि यहाँ है, ये सब राइबोसोम, ये सब प्रोटीन का फैक्ट्रिक के रूप में कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी विशेष कार्य को कहने के लिए कोशिका का एक विशेष समूह बनाती है, इस समूह को क्या कहते हैं? इस समूह को हम उत्तक कहते हैं। इस समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक उत्तक को हम भी देख सकते हैं, जैसे कि ये उत्तक हो गया, ये जो है उत्तक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36, तना के शीर्ष स्थान में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो विभज्योतक कहलाता है, विभज्योतक पाया जाता है। इसे भी हम देख सकते हैं, जैसे कि ये शीर्ष में कौन सा पाया जाता है? तो शीर्षस्थ विभज्योतक, शीर्षस्थ विभज्योतक, जो कि यहाँ है, पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधे के सभी भागों में कौन उत्तक करता है? तो ये पत्तियों के द्वारा फ्लोएम करता है। इसे भी बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, जैसे कि देखिए इसको समझिए, इसे समझ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से कि इसमें क्या होता है कि जाइलम क्या हुआ
जाइलम जो है जड़ से जितना भी पानी वानी जो है, लवण है, ये सब खींच के सब जगह पहुंचाता है, पौधा का हर जगह पहुंचाता है जाइलम। तो ये आप याद रखिएगा कि जड़ से जाइलम होता है और जड़ से जड़ होता है। तो जड़ द्वारा जो जो संवहन किया जाता है, जो लिया जा रहा है, वह जाइलम लिया जा रहा है। पत्ती द्वारा जो है अपने आप फिर याद हो जाएगा कि फ्लोएम से जो है पत्ती के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से खाना बनाया जाता है, और जड़ से जाइलम के द्वारा ऊपर लेके जाता है और सब जगह पहुंचाता है। तो फ्लोएम और जाइलम समझ में आ गया। तो इसका उत्तर है फ्लोएम। चलिए, अस्थि और मांसपेशियों को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? अस्थि और मांसपेशी जो जुड़ता है उसको टेंडर कहते हैं। इसको भी फिगर में देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ जुड़ा हुआ है, इसमें जुड़ा हुआ है, हड्डी है, हड्डियों को मांस के साथ जोड़ा हुआ है, हड्डी के साथ मांस, इसको टेंडन जोड़ कहते हैं, टेंडन हो जाएगा। और हड्डी को हड्डी से जो जोड़ा जाता है उसको लिगामेंट कहते हैं। हड्डी को हड्डी और हड्डी को हड्डी से जो जितना भी ज्वाइंट है, हड्डी को हड्डी से जितना भी ज्वाइंट है वो सब लिगामेंट के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, उसको लिगामेंट के द्वारा कहते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 39। नारियल के रेशे में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो नारियल के रेशे में स्क्लेरकाइमा, इसको देख लेते हैं, इसका हो जाएगा स्क्लेरकाइमा। इसका आंसर हो जाएगा स्क्लेरकाइमा। ये जो है, ये जो रेशे जो है वह किस चीज़ का बना होता है, कौन सा ऊतक से? तो स्क्लेरकाइमा से बना हुआ होता है। और लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। अस्थि एक ऊतक है, कैसा? तो ये संयोजी है। संयोजी क्या होता है कि दो चीज़ों को मिला के रखता है, जो दो हड्डियों को मिला के रखा है उसी को संयोजी ऊतक कहेंगे। चलिए, आज का 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।